नमस्कार। आज हम दक्षिण हरियाणा की सियासत में चल रही एक कह सकते हैं एक बड़ी खींचतान को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो एक ऐसे सियासी तूफान की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका केंद्र एक बहुत बड़ी विकास परियोजना है। और ये तूफान सिर्फ दो नेताओं के बीच का नहीं है। नहीं, इसके तार दक्षिण हरियाणा की पूरी पावर पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, जहां बड़े बड़े नेता अपना दबदबा साबित करने के लिए सालों से एक दूसरे के सामने खड़े हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी मामले की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि ये पूरा विवाद असल में है क्या, वो कौन सी जमीन है जिसे लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, और कैसे विकास का एक बड़ा प्रोजेक्ट अब राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बन गया है। चलिए इन सब परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो शुरू करते हैं उस चीज से जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है, लॉजिस्टिक हब। हाँ, ये लॉजिस्टिक हब। ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है, लेकिन असल में यही वो चीज है जिसके लिए सारी लड़ाई हो रही है। हाँ, ये लॉजिस्टिक हब शब्द बार बार आ रहा है। ये सिर्फ एक और सरकारी प्रोजेक्ट तो है नहीं, क्योंकि इसे लेकर तनाव बहुत ज्यादा है। किसी भी इलाके के लिए एक लॉजिस्टिक हब का बनना इतना बड़ा क्यों होता है? देखिए, लॉजिस्टिक हब का मतलब सिर्फ सड़कें और गोदाम नहीं होता। अच्छा। ये किसी भी इलाके के लिए एक इकोनॉमिक इंजन जैसा है, एक तरह का आर्थिक दिल। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ट्रेन, ट्रक और बड़े बड़े कंटेनर का जंक्शन बनता है, जहां से देश भर के लिए सामान आता जाता है। मतलब ये पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को ही बदल सकता है। पूरी तरह से। इससे हजारों नई नौकरियां बनती हैं, आसपास की जमीनों के दाम आसमान छूने लगते हैं और वो पूरा इलाका देश के व्यापारिक नक्शे पर आ जाता है। इसीलिए इस पर कंट्रोल करने की या इसका श्रेय लेने की होड़ इतनी जबरदस्त होती है। ये सिर्फ फीता काटना नहीं है, ये उस इलाके का भविष्य तय करने जैसा है। और यहीं से राजनीति शुरू होती है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे सूत्रों के मुताबिक इस हब का श्रेय लेने को लेकर दक्षिण हरियाणा के 3 बड़े नेताओं में पहले से ही खींचतान चल रही थी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व मंत्री अभय यादव और कैबिनेट मंत्री नरबीर सिंह। और ये कोई नई दुश्मनी नहीं है। दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल राजनीति में ये तीनों नेता अपना वर्चस्व साबित करने के लिए सालों से एक दूसरे के सामने रहे हैं। सही बात है। विकास परियोजनाओं का श्रेय लेना इसी वर्चस्व की लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा है। कौन ज्यादा काम करवा रहा है, किसका दबदबा ज्यादा है, ये सब दिखाने का एक तरीका। और ये लॉजिस्टिक हब बस एक नया मैदान बन गया है। तो एक तरफ ये बड़े नेता श्रेय लेने की दौड़ में थे और मामला अंदर ही अंदर सुलग रहा था, लेकिन हाल ही में और फिर मंजू चौधरी की एंट्री होती है। बिल्कुल। कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आग में जैसे पेट्रोल ही डाल दिया। जी, उन्होंने इस पर्दे के पीछे चल रही लड़ाई को सीधे जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और उन्होंने किसी पर गोलमोल आरोप नहीं लगाए, बल्कि सीधे पूर्व मंत्री अभय यादव को निशाने पर लिया। और जहां तक मैंने इन दस्तावेजों में पढ़ा है, ये कोई हवाई आरोप भी नहीं है। वो बहुत सीधे तौर पर 2 सवाल पूछ रही हैं जो सीधे जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े हैं, है ना? हाँ, और उनके सवाल बहुत नुकीले हैं। पहला सवाल, क्या लॉजिस्टिक हब के ठीक पास की जमीन पहले कंवर सिंह नाम के एक व्यक्ति के बेटे के नाम पर खरीदी गई है? और दूसरा जो इस मामले को बहुत गंभीर बना देता है, क्या कुछ समय बाद वही जमीन अभय यादव की पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई? यहाँ बात बहुत पेचीदा हो जाती है। एक तरफ सरकार एक बहुत बड़ी परियोजना ला रही है जिससे जमीन के दाम बढ़ना तय है, और ठीक उसी समय एक बड़े नेता का परिवार उसी के पास जमीन खरीद रहा है। यही मंजू चौधरी के आरोपों का सार है। उनका तर्क ये है कि ये सिर्फ एक जमीन का सौदा नहीं है। ये राजनीतिक पद और प्रभाव के संभावित दुरुपयोग का मामला हो सकता है। क्या किसी को अंदर की जानकारी थी कि यहाँ जमीन की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाली हैं? ये सवाल तो उठता है। क्या उस जानकारी का फायदा उठाया गया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब वो सार्वजनिक तौर पे मांग रही हैं। लेकिन क्या ये भी मुमकिन नहीं कि ये सिर्फ एक संयोग हो? बड़े प्रोजेक्ट्स के पास कोई भी जमीन खरीद सकता है, ये तो एक अच्छा निवेश माना जाता है। क्या सिर्फ एक नेता का रिश्तेदार होना ही इसे अपने आप में संदिग्ध बना देता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और अभय यादव के समर्थक वो यही तर्क देंगे कि ये उनकी छवि खराब करने की एक राजनीतिक साजिश है। सही है। वो कह सकते हैं कि चुनाव नजदीक हैं और विपक्ष ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहा है। सैद्धांतिक रूप से कोई भी कहीं भी जमीन खरीद सकता है। तो फिर ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं ना, संदर्भ बहुत मायने रखता है। अच्छा। पहली बात, जैसा हमने डिस्कस किया, इस प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही बड़े नेताओं में खींचतान थी। दूसरी बात, जमीन का जो कथित लेन देन हुआ वो सीधे तौर पर एक बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा है।
तो जब सत्ता और प्रभाव वाले लोग किसी प्रोजेक्ट के आसपास आर्थिक फायदा उठाते दिखते हैं तो संयोग की थ्योरी थोड़ी कमजोर लगने लगती है। राजनीति में परसेप्शन यानी धारणा ही सब कुछ है। सही बात है। और यहाँ धारणा यही बन रही है कि कुछ तो है जो साफ नहीं है, दाल में कुछ काला है। और इस धारणा को और मजबूत कर रही है पूर्व मंत्री अभय यादव की चुप्पी। हाँ, अगर ये सब सिर्फ एक साजिश है तो उनकी तरफ से कोई जोरदार जवाब या सफाई क्यों नहीं आई? और यही चुप्पी इस मामले को और गहरा बना रही है। राजनीति का एक पुराना नियम है, अगर आप पर कीचड़ उछाला जाए तो उसे तुरंत साफ कर लेना चाहिए। बिल्कुल। जितनी देर आप चुप रहेंगे वो कीचड़ उतना ही सूख कर पक्का होता जाएगा। उनकी चुप्पी से लोगों को अटकलें लगाने का मौका मिल रहा है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। तो अब उनके सामने रास्ते क्या हैं? उनकी एक प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद की दिशा ही बदल सकती है। बिल्कुल। मोटे तौर पे देखें तो उनके पास 3 रास्ते हैं और तीनों के अपने अपने राजनीतिक नफा नुकसान हैं। पहला, वो सामने आए और इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दें, इसे एक राजनीतिक स्टंट बताएं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन इससे शायद ही मामला शांत हो। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, ज्यादा असरदार? दूसरा और सबसे असरदार रास्ता है पूरी पारदर्शिता। वो सामने आए और कहें, हाँ, मेरे परिवार ने जमीन खरीदी है और ये रहे सारे कागजात। अच्छा। ये सौदा पूरी तरह कानूनी है, हमने मार्केट रेट पे पैसा दिया है और कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो एक ही झटके में विपक्ष के आरोपों की हवा निकाल सकते हैं। और तीसरा, शायद वही जो अक्सर होता है। हाँ, तीसरा रास्ता है चुप्पी बनाए रखना। ये सोचना कि कुछ दिन शोर मचेगा और फिर लोग भूल जाएंगे और कोई नया मुद्दा आ जाएगा। लेकिन ये तो रिस्की है। बहुत ज्यादा। जैसा मैंने कहा, ये एक जोखिम भरा दांव है, खासकर तब जब मामला जमीन और विकास से जुड़ा हो, जो दक्षिण हरियाणा में बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। तो ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का विवाद नहीं रहा, अब इसका असर पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ रहा है। निश्चित रूप से ये विवाद ऐसे समय पर आया है जब दक्षिण हरियाणा में राजनीतिक समीकरण बहुत बहुत नाजुक हैं। जमीन, उद्योग और निवेश जैसे मुद्दे यहाँ सीधे लोगों की भावनाओं से जुड़े हैं। अगर जनता को ये महसूस होने लगे कि विकास के नाम पर कुछ नेता या उनके करीबी अपनी जेबें भर रहे हैं, तो इसका बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। मतलब ये अब नेताओं की आपसी लड़ाई से बढ़कर जनता के भरोसे का सवाल बन गया है। सही पकड़ा आपने। मंजू चौधरी के इन आरोपों ने उस पहले से सुलग रही आग को और भड़का दिया है। अब ये सिर्फ इस बात की लड़ाई नहीं है कि लॉजिस्टिक हब कौन लाया, बल्कि ये इस बारे में भी है कि उस हब के आने से किसका फायदा हो रहा है, आम जनता का या कुछ खास लोगों का। तो कुल मिलाकर दक्षिण हरियाणा में जो हो रहा है वो सिर्फ कुछ नेताओं के बीच का झगड़ा नहीं है। इसके केंद्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और राजनीतिक नैतिकता जैसे बड़े और जरूरी सवाल हैं। बिल्कुल। ये एक जमीन के टुकड़े से बहुत बड़ा मामला है। ये इस बात का एक लिटमस टेस्ट है कि हमारे यहाँ विकास की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है। क्या बड़े प्रोजेक्ट्स आने से पहले ही उसकी जानकारी कुछ खास लोगों तक पहुंच जाती है? सही है। अब सबकी निगाहें 3 बड़े सवालों पर टिकी हैं, जिनका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। और वो 3 सवाल क्या है? पहला, क्या इन आरोपों की कोई निष्पक्ष जांच होगी? क्या कोई सरकारी एजेंसी या शायद कोई न्यायिक समिति इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगी? दूसरा, क्या दोनों पक्ष यानी आरोप लगाने वाले और जिन पर आरोप लगे हैं वो सिर्फ बयानबाजी करेंगे या तथ्यों और दस्तावेजों के साथ जनता के सामने आएंगे? और तीसरा, शायद सबसे अहम सवाल, क्या जनता को कभी इस मामले की पूरी सच्चाई पता चल पाएगी, या फिर ये भी एक और राजनीतिक रहस्य बनकर फाइलों में दब जाएगा और चुनाव के बाद सब भुला दिया जाएगा? ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इनका जवाब ही दक्षिण हरियाणा की राजनीति का भविष्य तय करेगा। आज की हमारी ये पड़ताल तो यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल पीछे छूट जाता है। और ये सवाल सिर्फ इस एक मामले से जुड़ा नहीं है। नहीं, ये सोचने वाली बात है कि अक्सर बड़ी विकास परियोजनाओं के इर्द गिर्द जमीन से जुड़े ऐसे विवाद क्यों खड़े हो जाते हैं। क्या ये केवल राजनीतिक अवसरवाद है जहां विरोधी एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, या फिर इसके पीछे कुछ और है? हाँ, या ये हमारे सिस्टम में पारदर्शिता की किसी गहरी कमी की ओर इशारा करता है, जहां विकास की आड़ में निजी हितों को साधना शायद बहुत आसान हो जाता।